नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह। रुद्रप्रयाग में 2026 के केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रशासनिक टीमों द्वारा केदारनाथ धाम क्षेत्र और पैदल मार्ग से भारी बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्रा मार्ग सुरक्षित और सुगम हो, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस के जवान लगातार सहयोग कर रहे हैं। बर्फ हटाने के अलावा मार्गों की सफाई, सुविधाओं का विस्तार और यात्री सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा को शुरू होने से पहले पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के छमरौली ग्राम पंचायत स्थित नागराजा मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान किया। इस दौरान 74 उद्यमी परिवारों को 93 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। ये सहायता ग्राम विकास विभाग के तहत संचालित ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत दी गई, जिसमें फुलेत, छमरौली, सरोना, सिल्ला, सिमयारी, शेरकी और सरखेत जैसे प्रभावित गांवों के परिवारों को इसका लाभ मिला। और इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामोत्थान परियोजना ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर भी पैदा करता है। ग्राम प्रधान नैनीताल जिला पंचायत बोर्ड बैठक हल्द्वानी में आयोजित की गई और इसमें वर्ष 2020-27 के बजट को लेकर अहम निर्णय लिया गया। 2026-27 के लिए जो बजट आवंटित किया जाएगा उसको लेकर चर्चा हुई। 77 करोड़ 48 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिससे जिले में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में पेयजल, सड़कों की स्थिति और जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। कई सदस्यों ने मानव वन्य जीव संघर्ष पर चिंता जताते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि सदस्यों द्वारा मानदेय बढ़ाने की मांग भी रखी गई, जिसे उत्तराखंड शासन को भेज दिया गया है। रुद्रप्रयाग में डॉक्टर राम प्रकाश ने बताया कि केदारनाथ यात्रा 2026 के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अपने अंतिम चरण में हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है और साथ ही मानव संसाधन बढ़ाया गया है। उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जिससे किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इस बार भी केदारनाथ चारधाम की तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू हो जाती हैं, तो उसी के क्रम में हम लोग इस वर्ष की तैयारियां भी हमारी जो है चल रही हैं। काफ़ी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, काफ़ी कार्य अभी हैं जो प्रस्तावित हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं।
थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वर्ष में करीब 17 लाख के आसपास यात्रियों ने जो है हमारे केदारनाथ धाम में यात्रा करी थी। तो इसमें हम लोगों ने 3 लाख के आसपास लगभग मरीज उपचारित किए थे समस्त एमआरपी पे। और इसके अलावा जिला चिकित्सालय से लेके ये पूरा हमारा यात्रा मार्ग ही पड़ता है, तो लगभग 19 चिकित्सालय हमारे पड़ते हैं इस यात्रा मार्ग पे। तो सभी चिकित्सालयों में मैन पावर और माइनर रिपेयर वर्क, इस तरह की तैयारियां हम लोग उपकरण की सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो वर्तमान में जैसा कि विदित है कि केदारनाथ चिकित्सालय भी पिछले वर्ष अक्टूबर में हमारे द्वारा हैंडओवर ले लिया गया है विभाग के द्वारा। तो वहाँ की व्यवस्थाओं में भी हम लोग सुधारीकरण कर रहे हैं और अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे वहाँ 17 बेड हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे उपलब्ध व्यवस्थाओं में एक्सरे मशीन, ब्लड टेस्ट, नेबुलाइजर, सक्शन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ग्लूकोमीटर, ब्लड टेस्ट के लिए हम लोग भी वहाँ मशीनें लगा चुके हैं। तो वहाँ लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इनके साथ पैरामेडिकल के साथ साथ वहाँ पे लगभग 6 से 8 चिकित्सक हमारे जो है प्रति रोस्टर में तैनात रहेंगे। रुड़की के लंढोरा में मदरसा इमदादुल इस्लाम में जिला स्तर पर आयोजित एक मीटिंग में जमीयत उलेमा ए हिंद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रियासत अली ने दहेज प्रथा पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दहेज में बेवजह खर्च को रोककर इस पैसे को बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। मुफ्ती रियासत अली ने बताया कि दहेज का चलन गरीब और मीडियम वर्ग के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि अगर माता पिता अपनी लड़कियों को संपत्ति में हिस्सा देते हैं तो ये धार्मिक दृष्टि से उचित है। देहरादून में डीएम की क्यूआरटी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान विकासनगर से 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। क्यूआरटी की ज्वाइंट टीम ने 7 गैस एजेंसियों का निरीक्षण भी किया और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इसके अलावा राजीव नगर और रिस्पना पुल पर लगभग 38 दुकानों पर भी छापेमारी की। डीएम ने बताया कि अभियान नागरिकों को सुरक्षा और गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण और गैस आपूर्ति की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी साविन बंसल के निर्देशों के तहत उप जिलाधिकारी हरिगिरी के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रिंग रोड क्षेत्र में कई डिलीवरी मैन द्वारा मोटरसाइकिल से गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही थी, जो गैस एजेंसियों के साथ अनुबंधित नहीं थे, जिससे कालाबाजारी की संभावनाएं बढ़ गई। और इसके बाद भारत गैस, अरविंद गैस और आधुनिक गैस एजेंसी के गोदामों का निरीक्षण भी किया गया और कड़ा निर्देश भी दिया गया, गैस की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनों द्वारा की जाए। एसटीएफ और साइबर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसटीएफ ने भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगों को उपलब्ध कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में हरिद्वार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि यह गिरोह आम जनता को लालच देकर उनके नाम पर फर्जी फर्म बनाता था। इन फर्म के दस्तावेजों का उपयोग बैंकों में कॉरपोरेट और करंट अकाउंट खोलने के लिए किया जाता था। बाद में इन खातों को दिल्ली में बैठे बैठे बड़े साइबर अपराधियों को बेच दिया जाता था और इन खातों का उपयोग साइबर धोखाधड़ी के रकम को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था। एसएसपी सर के निर्देशानुसार हमने साइबर जो अकाउंट के सिंडिकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंडिकेट्स, उन पे कार्रवाई करते हुए रात में 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक का नाम रवि है, एक का नाम विनीत राणा है और एक का नाम है राजन चौधरी। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, नए अकाउंट्स, और इनको
साइबर क्रिमिनल्स को देते हैं कि वो अपने अकाउंट्स, जो पैसे वो विक्टिम से ठगते हैं, उसको वो लेयर कर सकें। क्योंकि क्रिमिनल अगर पैसे विक्टिम से ठगेगा, मान लीजिए मेरे साथ एक डिजिटल अरेस्ट होता है और मेरे से 1 करोड़ की ठगी होती है, तो उस पैसे को मैं जिस अकाउंट में विक्टिम डालता है, वो अकाउंट कहीं ना कहीं से क्रिमिनल खरीदता है। तो उस अकाउंट का भी, जो अकाउंट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उनकी भी सिंडिकेट्स होते हैं, उनके भी क्राइम नेटवर्क्स होते हैं। उसी एक क्राइम नेटवर्क को हमने बस्ट किया है। इसमें बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ ये एक किसी आदमी को, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला है या किसी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार का लालच देके उसका एक आधार कार्ड बनवाते हैं। आधार कार्ड बनवाएंगे, साइमल्टेनियसली एक किराए पे कमरा लेंगे, बड़ा सा गोडाउन लेंगे, उसमें खाली गत्ते रख के जीएसटीएन नंबर लेंगे बाकायदा, फिर बैंक में जाके कॉरपोरेट अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी लिमिट अराउंड 5 करोड़ से 6 करोड़ है। वो अकाउंट लेने के बाद वो सारी किट उस आदमी से ले लेते हैं जिसको ये 10,000 15,000 रुपये देते हैं, उससे सारी किट ले लेंगे। और किट में इसका सिम कार्ड भी होगा, एटीएम, चेकबुक, सारी चीज़ें होंगी, पासबुक एंड ऑल। वो किट ये क्या करते थे, बसेस के माध्यम से, बस के ड्राइवर के माध्यम से दिल्ली, जो इनके बैठे हुए ऊपर सरगना है, जो जिनको ये अकाउंट चाहिए क्राइम, साइबर क्राइम का पैसा घुमाने के लिए, उनको ये ट्रांसफ़र करते थे। और एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत देहरादून पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से देहरादून में रह रही 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक महिला किर्गिस्तान से है और 2 महिलाएं उज्बेकिस्तान की हैं। इनमें से एक महिला पहले 1 साल की वीजा पर भारत आई थी, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में ही वो अवैध रूप से रह रही थी। 2 अन्य महिलाएं नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थीं। इन महिलाओं ने भारतीय दस्तावेज तैयार करने के लिए अपने परिचितों का सहारा लिया था। एक महिला पहले भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई थी, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से वो अवैध रूप से यहाँ रहने रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अब तीनों को और अब इनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नैनीताल पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 132 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36,30,000 रुपए है। ये कार्रवाई 27 मार्च को हल्द्वानी के एफटीआई गेट के पास की गई, जहां महिला को संदिग्ध हालत में रोका गया और तलाशी में स्मैक बरामद किया गया। आरोपी की पहचान जोया खान के रूप में हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अब गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। आप सबको पता है कि देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने के लिए एक अभियान चला है। इसमें एसएसपी नैनीताल महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया है। लगातार इसमें चेकिंग चल रही है। इसमें इसी संबंध में कल भी एक हल्द्वानी कोतवाली के अंतर्गत चेकिंग चल रही थी, जिसमें एसएसआई भूपेंद्र मेहता और टीपी नगर चौकी इंचार्ज मनोज ये चेकिंग कर रहे थे। तो एफटीआई तिराहे के पास एक स्कूटी पर सवार एक महिला मिली, जिसकी चेकिंग करने के दौरान पता चला उसके पास से अवैध नाजायज स्मैक होना बरामद मिला। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया है ये बॉर्डर जो उत्तराखंड यूपी बॉर्डर है वहां से लाना बताया गया। इसमें एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहाँ से ये लाई है, किसको देने जा रही थी। तो इसके जो कॉल डिटेल्स हैं और सर्विलांस हैं और बाकी संपर्क हैं, कम्युनिकेशन चैनल, उनको चेक किया जा रहा है और उसके माध्यम से जो भी स्टेब्लिशमेंट होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। 2024 में इसके ऊपर मुखानी थाने में और हल्द्वानी थाने में भी 420 आईपीसी धारा के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें फर्जी गोल्ड बैंक में गिरवी रख के लोन लेने के संबंध में मुकदमे पंजीकृत हैं। तो इसमें ये लगातार कार्रवाई जारी है। ये इसकी 132 ग्राम स्मैक है, जिसकी मार्केट वैल्यू 36 लाख।
देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हुआ और एक दर्दनाक घटना में यह विवाद बदल गया। मसूरी रोड पर मालसी के पास स्कॉर्पियो पर सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर कार को रोकने के लिए उसके टायर पर फायरिंग की और इस दौरान गोली सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति को लग गई। घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवारों ने कार में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और फिर मौके से वो फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर को सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में पिछले 2 दिनों से एक रहस्यमय ड्रोन के दिखाई देने से हड़कंप मचा हुआ है। ये ड्रोन हर रात करीब 10 बजे आसमान में नजर आता है और सामान्य ड्रोन से कहीं बड़ा और अधिक संदिग्ध भी है। ड्रोन काशीपुर से उड़ान भरकर रामनगर के लखनपुर क्षेत्र तक पहुंचता है, फिर वापस काशीपुर लौट जाता है। शुरुआत में इसे शौकिया ड्रोन समझा गया, लेकिन अब इसकी ऊंचाई, गति और दूरी ने लोगों को शक में डाल दिया है। कुछ लोगों ने ड्रोन का वीडियो भी बनाया, तस्वीरें भी लीं। सोशल मीडिया पर ये ड्रोन के वीडियो और तस्वीरें वायरल भी हो रही हैं। उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि ड्रोन प्रशासन द्वारा संचालित नहीं है, इस मामले की जांच की जाएगी। रुड़की में दिल्ली देहरादून हाईवे पर गुरुकुल नारसन के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बोलेरो पिकअप का टायर फटने से गाड़ी पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ, किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। बोलेरो पिकअप में मवेशी भरे हुए थे। दुर्घटना के बाद सुरक्षित हैं ये मवेशी। ये हादसा हाईवे के बीच में हुआ, यातायात भी इससे प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और फिर मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र के रुहाल की गांव में देर रात गुलदार के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। युवक के घायल होने के बाद पूरा गांव ग्राम प्रधान विकास चौहान के नेतृत्व में वन विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार वन विभाग को क्षेत्र में गुलदार के देखे जाने की शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई वन विभाग की तरफ से नहीं की गई है। देहरादून में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नव वर्ष के पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर महानगर द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्ण गणवेश में सुसज्जित स्वयंसेवकों ने अनुशासन, एकात्मकता और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। पथ संचलन नगर के विभिन्न मार्गों से चलते हुए निर्धारित स्थान पर जाकर यह संपन्न हुआ, जहां नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। इस मौके पर प्रांत प्रचारक शैलेंद्र कुमार, प्रांत प्रमुख संजय कुमार और बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद थे, इसमें शामिल हुए थे। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह दिवस भारतीय संस्कृति, परंपरा और नवचेतना का प्रतीक है।
और इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।